सबसे पहले आज दिन भर की 10 बड़ी खबरें। कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश में सत्ता पलट को लेकर सियासी पारा गर्म। विधानसभा में सीएम कमलनाथ की बीजेपी विधायकों से बहस। बीजेपी के नेता गोपाल भार्गव ने कहा, राजनीतिक मॉनसून कर्नाटक से एमपी की ओर बढ़ रहा है। येदियुरप्पा कल दोपहर 3 बजे के बाद ले सकते हैं सीएम पद की शपथ। आज बेंगलुरु के आरएसएस दफ्तर भी पहुंचे येदियुरप्पा। पीएम और अमित शाह के समर्थन के लिए किया धन्यवाद। देश में अल्पसंख्यकों और दलितों की मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं को रोकने की मांग पर 49 लोगों ने लिखी पीएम मोदी को चिट्ठी। कहा, आजकल जय श्री राम का नारा युद्ध घोष बन रहा है। सरकार विरोधियों को देश विरोधी नहीं घोषित किया जाए। चुनाव जीतने के चक्कर में ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ने फिर उगला जहर। कहा, कोई जीते बीजेपी की नहीं होनी चाहिए जीत। मॉब लिंचिंग पर कहा, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, फिर देखेंगे किसमें दम है। कश्मीर पर ट्रंप के बयान को लेकर कांग्रेस ने लोकसभा से किया वॉकआउट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फिर दी सफाई। पीएम के बयान की मांग कर रहा है विपक्ष। ट्रंप के सलाहकार ने कहा, मनगढ़ंत बातें कभी नहीं करते ट्रंप। अमेरिका से डॉलर ठगने के चक्कर में इमरान का कबूलनामा। पाकिस्तान में चल रहे थे 40 आतंकी संगठन, अब भी मौजूद हैं 40,000 आतंकी। जैश की वजह से पुलवामा हमले में आया था पाकिस्तान का नाम। एक हफ्ते बाद मुंबई में जबरदस्त बारिश से हुआ जलभराव। सायन, दादर, कुर्ला, अंधेरी, साकिनाका इलाकों में भारी पानी। लोकल की रफ्तार भी हुई धीमी। अंधेरी में 3 कारों की टक्कर से 8 लोग जख्मी। उत्तरांचल में बाढ़ का कहर जारी। आज और कल के लिए जारी हुई चेतावनी। बिहार में बाढ़ से 106 लोगों की मौत। असम में 70 से ज्यादा जाने गई। ओडिशा के तलचर में बारिश की वजह से धंसी कोयले की खदान। 9 मजदूर जख्मी, 2 की मौत, कुछ और मजदूरों के फंसने की आशंका। बोरिस जॉनसन ने संभाली ब्रिटेन के पीएम पद की कमान। भारतीय मूल के कंजर्वेटिव सांसद प्रीति पटेल, ऋषि सुनक और आलोक शर्मा को जॉनसन कैबिनेट में मिल सकती है जगह। और आइए अब आपको दिखाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने सत्ता संभालने के साथ ही देश में वीआईपी कल्चर को खत्म करने की पुरजोर कोशिश की। गाड़ियों से लाल बत्ती हटाई गई और उसके बाद यह साबित करने की कोशिश की गई कि सरकारी नौकरी में काम करने वाले लोग या फिर ताकतवर ओहदे पर बैठे लोग, जनता के बीच में कोई फर्क नहीं है। लेकिन आइए आपको जम्मू कश्मीर की यह तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर सरकार ने यह कहा था कि सरकार जनता के दरवाजे तक पहुंचेगी, लेकिन यहां पर सरकार जनता के दरवाजे पर पालकी से पहुंच रही है, जो कि 15 लोग ढो रहे हैं। इससे ज्यादा राजशाही और क्या हो सकती है। पालकी की सवारी, धूप से बचने के लिए छाता और राजसी ठाट बाट। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कौन है। ये कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है और ना ही ये पालकी किसी राजा महाराजा के गुलामों ने उठाई है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के रामबन की हैं और पालकी पर सवार शख्स कोई और नहीं बल्कि जिले के डीसी शौकत एजाज भट्ट हैं। डीसी शौकत एजाज निकले तो ग्रामीण इलाकों के दौरे पर थे और वो लोगों की समस्याओं की जमीनी हकीकत देखने पहुंचे थे, लेकिन जनाब ने जमीन पर पैर रखना तक मुनासिब नहीं समझा। उनके सिपह सालारों और मातहत अधिकारियों ने भी इस मौके का इस्तेमाल साहब को खुश करने के लिए किया और डीसी साहब को हर तरह की तकलीफ से बचाने के लिए पालकी का इंतजाम कर डाला। मातहत कंधे पर खुशी खुशी पालकी उठाए दुर्गम रास्तों से गुजरते रहे, तो कोई डीसी साहब को धूप से बचाने के लिए छाता तान कर उनके साथ चलता रहा और डीसी साहब पालकी पर आराम फरमाते रहे। सोशल मीडिया में तस्वीरें वायरल हुई तो डीसी साहब की आलोचना शुरू हो। लोग उनकी सामंतवादी सोच को लेकर आलोचना करते दिखे तो स्थानीय लोग उनके समर्थन में खड़े नजर आए। उनका दावा है कि डीसी साहब को खुद ग्रामीणों ने पालकी पर बैठाया था। आपको याद दिला दें कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पिछले दिनों एक कार्यक्रम शुरू किया जिसमें सरकारी अधिकारी गांव का दौरा करते हैं और लोगों से उनकी समस्याएं सुनते हैं। लेकिन अगर सरकारी अधिकारी इस तरह से दौरा करेंगे तो गांव वालों की समस्याएं कितनी सुलझेंगी कहा नहीं जा सकता। टीम न्यूज़ नेशन।
जैसी खबरें आती हैं वैसा लगता है कि मॉब लिंचिंग यानी कि भीड़ तंत्र का राज हिंदुस्तान में आमतौर पर एक रोजमर्रा की खबर बनती चली जा रही है। लेकिन आपसे पूछना चाहते हैं कि राम के नाम पर भीड़ तंत्र को क्या हिंदुस्तान में कहीं कोई जायज ठहरा सकता है? राम जो कि शांति के प्रतीक हैं, राम जो कि सौहार्द और आपसी भाईचारे के प्रतीक हैं, क्या राम के नाम पर किसी को मारना, पीटना, उसे मौत के घाट उतार देना सही हो सकता है? पश्चिम बंगाल के आसनसोल से यह खबर आ रही है जो कि अपने आप में बहुत चिंताजनक है। शहर शहर भीड़ तंत्र का कहर। कहीं गो तस्करी के आरोप में लोगों को पीटा जा रहा है, कहीं मांस तस्करों पर भीड़ का गुस्सा फूट रहा है, कहीं चोरी के शक में भीड़ बेलगाम हो रही है, तो कहीं जय श्री राम को लेकर कोहराम मचा है। जरा सी बात पर कहीं भीड़ ने इतनी पिटाई कर दी कि किसी की जान चली गई, तो कहीं लोगों का हुजूम सरेआम बेरहमी करता नजर आ रहा है। भीड़ तंत्र का कहर है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। ना लोगों में कानून का खौफ नजर आ रहा है और न ही उनमें मानवता दिख रही है। बस भीड़ तंत्र खुलकर कानून हाथ में ले रहा है और फिर ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिसे कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता। एक बार फिर पश्चिम बंगाल के आसनसोल से लिंचिंग की दो शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। आरोप है कि यहाँ जय श्री राम का नारा नहीं लगाने पर एक युवक और दो स्कूली छात्रों की पिटाई की गई। रिजवान नाम के युवक का आरोप है कि जब वो हीरापुर इलाके में घूमकर कपड़े बेच रहा था तभी कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसे जय श्री राम के नारे लगाने के लिए कहा। आरोप है कि जब उसने इनकार कर दिया तो मारपीट पर उतर आए। फिर बोला बोलो जय श्री राम। हम बोले नहीं बोलेंगे। बोले हो तो छोड़ेंगे, नहीं बोले वो मारेंगे। तो बोला जैसे ही ये मामला सामने आया, पीड़ित के परिवार और इलाके के लोगों ने आरोपियों पर एक्शन को लेकर थाने का घेराव किया। पुलिस को उन्हें तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। वहीं आसनसोल मुसादी मोहल्ला इलाके में दो छात्रों ने भी ऐसे ही आरोप लगाकर सनसनी मचा दी। उनके मुताबिक जब वो स्कूल से घर लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें 4 लोगों ने रोका और जय श्री राम के नारे लगाने को कहा। छात्रों का आरोप है कि जब उन्होंने इससे इनकार किया तो उनके साथ मारपीट की गई। टान के मारा भी 2-3 पड़ाका, जंगल में टान के लेके गया और उनने बोला था जय श्री राम। तो हम लोग को पकड़ लिया, बोल रहा था बोल जय श्री राम, नहीं तो जंगल में टान के ले जाएंगे। बाद में पीड़ित छात्र अपने परिवार वालों के साथ थाने पहुंचे और मारपीट की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है। टीम न्यूज़ नेशन। भीड़ तंत्र का यह तांडव दरअसल हमारे देश के लिए आज इतनी बड़ी समस्या बन चुका है कि अब इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपनी व्यथा सांसदों के सामने रखी थी। उनका कहना था कि हिंदुस्तान में इसे किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और इसे लेकर राज्य सरकार को फौरन कार्रवाई करनी चाहिए। कुछ एक राज्य सरकारों ने इसे लेकर कानून भी बनाया है, मसलन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जहां पर भीड़ तंत्र यानी कि मॉब लिंचिंग को लेकर बड़े कानून बनाए गए हैं और काफी बड़ी सजा भी रखी गई है। लेकिन कुछ आंकड़े हैं जो अपने आप में सब कुछ आपके सामने रखते हैं, जो आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर हम साल 2017 की बात करें तो 43 घटनाएं सामने आई जिसमें 108 पीड़ित हैं और उसमें कितने लोगों की मृत्यु हुई और जख्मियों का हाल क्या है हम आपके सामने रख रहे हैं। आप लगातार देखिए, यहां तक कि 2019 में अब तक नई सरकार के गठन होने के साथ ही 8 घटनाएं हो चुकी हैं, 41 पीड़ित हैं, 1 की मृत्यु हो चुकी है और 40 घायल हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें से ज्यादातर हादसे या तो राम के नाम पर किए जा रहे हैं या फिर गौवंश या गौवध के नाम पर किए जा रहे हैं, गौमांस को लेकर जाने को लेकर किए जा रहे हैं। हम ये आपको दिखा रहे हैं वो तमाम आंकड़ों का एक लंबा फहरिस्त जब आपके सामने है। 22 जुलाई को पश्चिम बंगाल के आसनसोल की घटना हम आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं, जहां रिजवान नाम के एक युवक की जबरदस्त पिटाई हुई है। 21 जुलाई को महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ऐसी घटना हुई जहां 2 लोगों को धमकाकर उनसे नारे लगवाए गए। महाराष्ट्र के औरंगाबाद की यह घटना 18 जुलाई की भी है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। आप सिर्फ ये जुलाई के महीने का आंकड़ा देखिए, हर दिन, जी हां, इसी साल के जुलाई में लगभग हर दिन, चाहे आप महाराष्ट्र की बात करें, आप पश्चिम बंगाल की बात करें, आप उत्तर प्रदेश की बात करें, आप झारखंड की बात करें, आप किसी भी राज्य को उठाकर देख लीजिए, हमारे देश में कोने कोने से ये खबरें सामने आ रही हैं। कोई ऐसा राज्य नहीं बचा है जहां पर भीड़ तंत्र अपने आप को लोगों के ऊपर हावी होता नहीं दिखा रहा।
और यही बात है जिसके लिए आज पूरे देश में चिंता है। अब इसके साथ इस पूरे मामले को एक नया आयाम तब मिल गया है जब 49 लोगों ने एक चिट्ठी लिखी है। यह एक खुली चिट्ठी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी गई है, जो कि देश के गणमान्य निर्माता, निर्देशक, फिल्म के लेखक, उसके साथ साथ अन्य लोग जो कि आज देश में अपनी विचारधारा को और अपने खुद के विचारों के लिए चर्चित हैं। इन सब लोगों ने एक चिट्ठी लिखकर कहा है कि आखिरकार हमारे देश में राम के नाम पर यह क्या हो रहा है। एक ऐसा प्रतीक जो कि पूरे देश भर में नहीं बल्कि दुनिया भर में शांति का संदेश देता हो, श्री राम के नाम पर आखिरकार यह क्यों हो रहा है, इसे लेकर एक चिट्ठी लिखी गई। यह बात अलग है कि इसका एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य भी है, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन देखिए यह चिट्ठी किस तरीके से हमारी देश की इस बुनियाद को आपके सामने रखती है। देश में बढ़ती लिंचिंग की घटनाएं, अल्पसंख्यकों और दलितों पर बढ़ते हमले और जय श्री राम के नारे का दुरुपयोग, ये वो मामले हैं जिसने देश के बुद्धिजीवियों और नामचीन हस्तियों के माथे पर बल ला दिए हैं। देश भर के कोने कोने से ऐसी घटनाओं की बाढ़ सी आई हुई है। इस पर चिंता जताते हुए अलग अलग क्षेत्रों की 49 हस्तियों ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में तमाम हस्तियों ने 3 बड़ी बातें कही हैं। चिट्ठी में लिखा गया है कि देश की सत्ताधारी पार्टी की आलोचना करना देश की आलोचना करने जैसा नहीं है। किसी भी देश की सत्ताधारी पार्टी उस राष्ट्र के समानांतर नहीं हो सकती। सत्ताधारी पार्टी देश की बहुत सी पार्टियों में से एक पार्टी भर होती है। सरकार के खिलाफ लिए जाने वाले कदम को राष्ट्र के खिलाफ उठाया गया कदम करार नहीं दिया जा सकता। चिट्ठी में कहा गया है कि जय श्री राम के नारे का इस्तेमाल लिंचिंग के लिए किया जा रहा है। इन दिनों जय श्री राम का नारा युद्ध का जयघोष जैसा बनता जा रहा है। कानून और व्यवस्था तोड़ने के लिए और बहुत बार लिंचिंग के वक्त भी इसी नारे का प्रयोग किया जा रहा है। ये देखना हैरान करने वाला है कि धर्म के नाम पर ऐसा किया जा रहा है। चिट्ठी में भीड़ के कहर को रोकने के लिए ठोस कानून बनाने की मांग की गई है। इसमें लिखा है, आपने संसद में लिंचिंग की घटना की निंदा की थी, लेकिन वो काफी नहीं है। हम सभी को ऐसा लगता है कि इस तरह के अपराधों को गैर जमानती बनाया जाए। चिट्ठी में सरकार से दलितों, मुस्लिमों और दूसरे कमजोर तबकों की मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की मांग की गई है। टीम न्यूज़ नेशन। 4 पन्नों की इस खुली चिट्ठी में जो बातें लिखी गई हैं उसमें ज्यादातर बातों पर आप संदेह नहीं कर सकते, लेकिन एक मसला है जिसे लेकर इस पूरे चिट्ठी को एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। और वो मसला ये है कि इस चिट्ठी में स्पष्ट तौर से लिखा गया है कि अगर आप सरकार की निंदा करते हैं तो फिर आप देश विरोधी नहीं हैं, आप देश विरोधी नहीं बन सकते। सवाल यह उठता है कि आज सरकार की निंदा पर क्या किसी ने किसी को कहा कि आप देश विरोधी हैं, और अगर नहीं कहा तो इस तरह का कॉन्टेक्स्ट इस चिट्ठी में क्यों दिया जा रहा है? जाहिर सी बात है आप इसे एक राजनीतिक एजेंडा समझ सकते हैं। इस चिट्ठी को जिस तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है इसमें कोई शक नहीं है कि चिट्ठी के आखिरी पैराग्राफ से सरकार के ऊपर लांछन लगाने की कोशिश की जा रही है, जो अपने आप में सही नहीं है। और वो इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री स्पष्ट तौर से सभी सांसदों से यह कह चुके हैं कि मॉब लिंचिंग जैसी चीज हिंदुस्तान में नहीं होनी चाहिए। ऐसे में सरकार के ऊपर किस तरह से ये आरोप लगाए जा सकते हैं? आइए अब आपको दिखाते हैं कैसे इस राजनीतिक पक्ष पर, इस चिट्ठी के राजनीतिक पक्ष पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आ रही। हम ये सवाल हमेशा से उठाते आ रहे हैं, लेकिन हमारे इस सवाल को वो विरोधी, राजनीतिक विरोधी समझकर टाल रहे हैं। लेकिन ये आपके राजनीतिक विरोधी नहीं है, ये देश के अचीवर्स हैं। और ये अगर ये कह रहे हैं तो हमारी आवाज़ में ये आवाज़ मिला रहे हैं। जनता के बीच में पहुंच है नहीं, तो अब क्या चाहते हैं कि आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आ जाएं। इसलिए इस तरह की चिट्ठी लिखते हैं और इस चिट्ठी में कोई दम नहीं है। जितनी घटनाएं हो रही हैं सब पर कानूनी कार्रवाई हो रही है। अगर सरकार मॉब रूल को इग्नोर करती रही तो ऐसी हालत हो जाएगी कि सरकार को पद छोड़ना पड़ेगा। देश ने ऐसा बहुत लोगों को देखा है जिन्होंने असहिष्णुता के नाम पर देश को, पूरे विश्व के स्तर पर देश के नाम को बदनाम करने का कोशिश किया था, बट लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ है। सरकार ने इसके बारे में खाली विश्वास की बात करके नहीं चलेगा। सही माने में सिग्नल जाना चाहिए कि इस तरह की बिल्कुल चलने नहीं देंगे। अगर कोई करेगा तो उसकी कड़ी सजा दी जाएगी। ऐसे करने वालों को सजा नहीं होती, यही तो बात है ना।
कभी कभी इस तरह की बात कहीं ना कहीं से गुमराह होके भी लिखा जाता है, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से पूरा अनुशासन बहुत सख्त है। इस मामलों की जांच की जा रही है। ऐसे मामले जहां पे दर्ज होते हैं वहां पे बड़ी सख्ती से होम डिपार्टमेंट कार्रवाई करता है। और आइए अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जो इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। इस वीडियो में मशहूर टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच दिख रहे हैं, जो कि बारिश की वजह से खेल रुकने पर कोर्ट के बाहर इंतजार कर रहे हैं। उनकी छतरी लेकर उनके पीछे खड़े बॉल बॉय को न सिर्फ अपनी सीट पर बिठाया, बल्कि उसके हाथों से अपना रैकेट भी थमा दिया और खुद छतरी पकड़कर खड़े हो गए। जोकोविच ने ये बॉल बॉय को जो एनर्जी ड्रिंक भी ऑफर की। जोकोविच का यह अंदाज चर्चा में इसलिए आ गया क्योंकि विश्व स्तरीय टेनिस टूर्नामेंट की तहजीब और परंपरा को तोड़कर एक बॉल बॉय को वहां पर बिठाया गया, जो कि अपने आप में जोकोविच की एक उदार मानसिकता को सामने रखता है। इसमें कोई शक नहीं कि आज अगर हम महंगाई के आंकड़े आपके सामने रखें तो लगेगा कि इस देश में महंगाई नाम की कोई चीज है नहीं। हालांकि जब आप बाजार पहुंचेंगे तो टमाटर खरीदने के नाम पर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। टमाटर, जी हां, एक टमाटर शायद आप 20 रुपए में खरीदते दिखाई दें, क्योंकि 1 किलो टमाटर की कीमत आज देश में 120 रुपए प्रति किलो है और 1 किलो में 6-7 टमाटर से ज्यादा आता नहीं है। तो यानी कि 20 रुपए का एक टमाटर खाइए या फेंकिए, आपके ऊपर है। बारिश ने बिगाड़ा किचन का बजट। आसमान पर टमाटर की कीमतें। कमरतोड़ महंगाई के दौर में अब टमाटर लोगों की जेब में आग लगा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर देश के कई शहरों में आलू की कीमतें आसमान छू रही हैं। टमाटर की बढ़ी कीमतों ने किचन के बजट को बिगाड़ दिया है। तो चाहे वो बरसात हो, बाढ़ हो, इसकी वजह से जो सब्जियों की आवक है वो धीमी हो चुकी है। इस वजह से रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। न सिर्फ टमाटर के रेट 60 रुपए प्रति किलो के हिसाब से हो गए हैं, बल्कि अगर पत्ता गोभी और तमाम हरी सब्जियों की बात करें तो उनके दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। सब्जियों पर मानसून की मार ने लोगों को परेशान कर दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन टमाटर दे रहा है। मंडी से लेकर खुदरा बाजार में आलू ऊंचे दामों पर बिक रहा है। जो टमाटर 2 हफ्ते पहले 30 से 40 रुपए किलो मिलता था, उसकी कीमत अब 80 से 100 रुपए तक पहुंच गई है। यही वजह है कि जायके का स्वाद बढ़ाने वाले टमाटर को खरीदने के लिए लोगों को अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ रही है। दिल्ली में 1 महीने पहले 30 से 40 रुपए किलो बिक रहा टमाटर अब 60 से 80 रुपए किलो बिक रहा है। वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में 1 महीने पहले टमाटर की कीमतें 30 से 35 रुपए किलो थी, जो अब 50 से 60 रुपए किलो पहुंच चुकी हैं। जबकि भोपाल में 1 महीने पहले 35 से 40 रुपए किलो मिलने वाला टमाटर अब 50 से 55 रुपए किलो तक मिल रहा है। वहीं मुंबई में 1 महीने पहले 30 से 40 रुपए किलो बिक रहे टमाटर की कीमतें 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी हैं। 33 से 40 रुपए किलो बिक रहा था, लेकिन एक हफ्ते के अंदर 10 रुपए किलो की तेजी आ चुकी है। इसमें 10 रुपए किलो की तेजी। दिल्ली एनसीआर में टमाटर की बढ़ती कीमतों ने टेंशन बढ़ाई तो सरकार भी हरकत में आई। सरकारी कंपनी मदर डेयरी से टमाटर को 40 रुपए किलो बेचने को कहा गया। बताया जा रहा है कि नासिक समेत महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश हुई, इससे टमाटर की फसल पर भी असर पड़ा है और ट्रांसपोर्टेशन पर भी इसका खासा असर देखने को मिला। नासिक और आसपास बारिश का दौर जारी है, यानी अगले 1-1.5 महीनों तक टमाटर की टेंशन से राहत मिलने वाली नहीं। दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज नेशन। इसमें कोई शक नहीं है कि अभी जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे तो अली बनाम बजरंग बली जबरदस्त विवाद हो रहा था, लेकिन आपको एक शख्स से अब मिलवाना चाहते हैं। ये एक ही सांस में गीता भी पढ़ती हैं और उसके साथ साथ कुरान भी। आप जरा देखिए, हनुमान चालीसा और कुरान, ये है हमारे हिंदुस्तान की वो शिफा, या यूं कहें कि हमारे हिंदुस्तान की वो पहचान जिसे दुनिया जानती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक सामने आराध्य हनुमान की मूर्ति, भक्ति में जुड़े हाथ और हनुमान चालीसा का पाठ करती महिला। आप सोच रहे होंगे इसमें क्या खास है, तो आपको बता दें कि हनुमान चालीसा पढ़ती
इस महिला का नाम शाहीन परवेज है। मेरठ की रहने वाली शाहीन इस तरह रोजाना हनुमान चालीसा पढ़ती हैं और हर रोज हनुमान की पूजा करती हैं। हनुमान चालीसा का पाठ तो मैं कॉलेज टाइम से ही वैसे करती हूँ। पूरा मुझे याद था हनुमान चालीसा, क्योंकि हम जिस स्कूल में हमने इंटर तक शिक्षा पाई है वहाँ सभी धर्मों के बारे में ज्ञान दिया जाता था। ये तस्वीर उन लोगों के लिए एक नजीर है जो धर्म के नाम पर फसाद करते हैं। कुछ दिन पहले बंगाल में बीजेपी नेता इशरत जहां के हनुमान चालीसा पढ़ने पर खूब बवाल मचा था। कोलकाता में इशरत के हनुमान चालीसा पढ़ने का वीडियो वायरल होने के बाद हंगामा मच गया था। इशरत को घर खाली करने का फरमान सुना दिया गया था। उन्हें जान से मारने की धमकी भी मिली थी। शाहीन का कहना है कि अगर लोग एक दूसरे के धर्मों का आदर करने लगे तो कहीं कोई झगड़ा नहीं होगा। हमें एक दूसरे के धर्मों का आदर सम्मान करना चाहिए। हमारे नबी हजरत रसूल अल्लाह जो हमारे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने किसी भी धर्म की बुराई करना नहीं सिखाया, कट्टरता नहीं सिखाई, इंसानियत का पैगाम दिया, भाईचारे का पैगाम दिया। अगर हम एक दूसरे के धर्मों का ज्ञान करते हैं तो इसमें बुराई क्या? वहीं मेरठ से सटे बागपत से एक और तस्वीर सामने आई है, जहां बीजेपी के नेताओं ने अपने समर्थकों के साथ बीच सड़क पर हनुमान चालीसा का पाठ किया और आरती भी की। इसके लिए उन्होंने प्रशासन की इजाजत भी नहीं ली। जब मुसलमान नमाज पढ़ सकते हैं तो हिंदू हनुमान चालीसा पाठ क्यों नहीं पढ़ सकते? हम भारत देश में रहे, हिंदुस्तान में रहे, पाकिस्तान में नहीं रह रहे, हनुमान चालीसा हर बार पढ़ा जाएगा यहाँ पे। इससे पहले देश के कई शहरों से सड़क पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जा चुका है। टीम न्यूज़ नेशन।